नमस्कार और स्वागत है आपका आज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कवरेज में। आज हम उस खबर पर बात कर रहे हैं जिसने भारत के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के चेहरों पर दशकों बाद एक सच्ची मुस्कान ला दी है। यह एक ऐसा पल है जिसका इंतजार करते करते लाखों लोगों की आंखें पत्थर आ गई थीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 95 की। वर्ष 2025 एक नए सूर्योदय के साथ आया है। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसला लेते हुए ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की घोषणा कर दी है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह उन करोड़ों बुजुर्गों के लिए एक राहत भरी सांस है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के निर्माण में समर्पित कर दिया और सेवानिवृत्ति के बाद महंगाई के थपेड़ों से जूझ रहे थे। आज की यह घोषणा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक ऐसे वरदान के रूप में आई है जिसकी उम्मीद लगभग धूमिल पड़ती जा रही थी। देश भर में फैले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत आने वाले लाखों पेंशन धारकों को बहुत जल्द ही अपनी मासिक पेंशन में एक ऐसा इजाफा देखने को मिलेगा जो उनके जीवन को सम्मान के साथ जीने की गारंटी देगा। कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत आने वाले ये लाखों बुजुर्ग जो अब तक मात्र कुछ हजार रुपयों में अपना गुजारा करने को मजबूर थे, उनके लिए यह फैसला किसी जीवनदान से कम नहीं आंका जा सकता। हम सभी जानते हैं कि बढ़ती हुई ज़रूरतें और आसमान छूती महंगाई की मार ने हमारे वरिष्ठ नागरिकों की कमर तोड़ दी थी। इन पेंशन धारकों को अब जाकर थोड़ी आर्थिक राहत मिलने की जो उम्मीद जगी है, वह उनके मुरझाए चेहरों पर एक नई चमक ले आई है। यह वह योजना है जो लगभग 3 दशकों से भी अधिक समय से भारत के संगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों की सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का वादा करती आई है। लेकिन यह वादा समय की मार के आगे कमजोर पड़ता दिख रहा था। पिछले कुछ सालों में और विशेषकर हाल के वर्षों में जीवन यापन का खर्च यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग जिस तेजी से बढ़ा है वह अभूतपूर्व है। लेकिन विडंबना देखिए कि पेंशन की राशि लगभग वैसी ही या कहें कि नगण्य रूप से बढ़ी हुई बनी रही थी। यह एक असंतुलन था, एक ऐसा आर्थिक असंतुलन जो न केवल उन बुजुर्गों की जेब पर भारी पड़ रहा था बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचा रहा था। आज सरकार ने उसी असंतुलन को दूर करने के लिए एक दृढ़, निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस फैसले की गहराई को समझने के लिए हमें पहले इस योजना की पृष्ठभूमि और इसके महत्व को समझना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा संचालित यह पेंशन व्यवस्था देश के करोड़ों संगठित कामगारों के भविष्य की सुरक्षा का सबसे बड़ा जरिया रही है। इसका मूल सिद्धांत बहुत नेक था। जब कोई कर्मचारी अपनी 30 से 35 साल की मूल्यवान सेवा पूरी करके घर बैठता है, जब उसके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है, तब उसके पास आय का एक स्थिर, एक निश्चित स्रोत होना बेहद जरूरी होता है। ईपीएस 95 ठीक यही काम करने के लिए बनाई गई थी। यह योजना यह सुनिश्चित करती है कि हर माह एक निश्चित धनराशि, एक पेंशन, उस पेंशन भोगी के बैंक खाते में सीधे पहुंचती रहे ताकि उसे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। यह व्यवस्था ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि से पूरी तरह भिन्न है। जहां ईपीएफ में आपको सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त यानी लंप सम रकम मिलती है, वहीं ईपीएस आपको जीवन भर एक मासिक पेंशन का सहारा देती है। इस योजना के अंतर्गत पेंशन की गणना यानी कैलकुलेशन एक निर्धारित और जटिल सूत्र के आधार पर की जाती रही है। इस सूत्र में आपकी सेवाकाल की अवधि यानी आपने कितने साल नौकरी की और आपके वेतन का औसत यानी आपकी पेंशनेबल सैलरी क्या थी, ये 2 चीजें शामिल होती हैं। सिद्धांत यह था कि जितना लंबा आपका सेवाकाल रहा हो और जितना अच्छा आपका वेतन रहा हो, उतनी ही बेहतर आपको पेंशन मिलेगी। मगर असली समस्या समय के साथ शुरू हुई। महंगाई की दर जिस अनुपात में, जिस रॉकेट की गति से बढ़ती है, अगर उसी अनुपात में आपकी पेंशन न बढ़े तो उस पेंशन की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर हर गुजरते दिन के साथ घटती चली जाती है। 2,000 रुपये की पेंशन जो शायद 15 साल पहले कुछ मायने रखती थी, वह आज के समय में एक मजाक बनकर रह गई थी। और इसी दर्द को, इसी पीड़ा को आज की घोषणा ने संबोधित किया है। अब बात करते हैं वर्ष 2025 की इस नई और ऐतिहासिक घोषणा के विश्लेषण की। यह कोई चुनावी घोषणा नहीं है, यह कोई लॉलीपॉप नहीं है,
वर्तमान वर्ष में केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों की उस मांग को स्वीकार किया है जो दशकों से चली आ रही थी, जिसके लिए सड़कों पर प्रदर्शन हुए, धरने दिए गए और अनगिनत ज्ञापन सौंपे गए। सरकार ने इस राशि को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय कोई राजनीतिक निर्णय मात्र नहीं है, यह एक गहन आर्थिक विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा किए गए अध्ययन और विचार विमर्श के उपरांत लिया गया है। हमें मिली जानकारी के अनुसार इस समिति ने पिछले कई महीनों तक महंगाई के वास्तविक आंकड़ों, ईपीएफओ की वर्तमान और भविष्य की वित्तीय क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण पेंशन भोगियों की बदलती और बढ़ती जरूरतों का एक विस्तृत बिंदु दर बिंदु मूल्यांकन किया था। समिति ने इस बात का अध्ययन किया कि एक वरिष्ठ नागरिक को सम्मानपूर्वक जीने के लिए न्यूनतम कितनी राशि की आवश्यकता है, जिसमें उनका भोजन, उनका आवास और विशेषकर उनका स्वास्थ्य व्यय शामिल हो। इस गहन अध्ययन के जो निष्कर्ष निकले, उन्हीं के आधार पर यह सकारात्मक और साहसिक फैसला लिया गया है। इसे केवल एक औपचारिक बढ़ोतरी के रूप में देखना गलत होगा। यह केवल पैसों का इजाफा नहीं है, बल्कि यह उन वरिष्ठ नागरिकों के प्रति राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी जवानी के स्वर्णिम वर्ष देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में, कारखानों को चलाने में, दफ्तरों को संभालने में लगा दिया। उनके उस अमूल्य योगदान को पहचानते हुए यह सुनिश्चित करना सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि उनकी सेवानिवृत्ति, उनका बुढ़ापा गरिमापूर्ण हो, अभावों में न बीते। आइए अब उन सीधे लाभों और प्रभावों पर एक विस्तृत नजर डालते हैं जो यह फैसला जमीन पर लाएगा। पेंशन में होने वाली यह अभूतपूर्व वृद्धि सीधे तौर पर लाखों पेंशन भोगियों की जेब में अधिक पैसा लाएगी। यह सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। यह अतिरिक्त धनराशि जो अब हजारों में होगी, उनके दैनिक खर्चों को संभालने में एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक मदद करेगी। खासकर हम उस खर्च की बात कर रहे हैं जो बुजुर्गों के लिए आज सबसे बड़ी चिंता का विषय है, और वह है स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च। उम्र के इस पड़ाव पर दवाइयां जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाती हैं। डॉक्टर के परामर्श की फीस, हर कुछ महीनों में होने वाली खून की जांच, और भगवान न करे कभी अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ जाए तो उसके बिल, यह सब मिलकर एक ऐसा बड़ा बोझ बन जाते हैं कि वर्तमान पेंशन राशि में उसे पूरा करना असंभव सा था। यह बढ़ी हुई पेंशन अब सीधे तौर पर उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करेगी। वे बेहतर इलाज करा सकेंगे, अपनी दवाइयां समय पर खरीद सकेंगे। इसके अलावा रोजमर्रा की वे चीजें जिन्हें हम और आप शायद टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे घर का राशन, ताज़ी सब्जी और फल, दूध, बिजली और पानी के बिल, ये सब भी अब पहले से कहीं अधिक महंगे हो गए हैं। जब पेंशन भोगियों की मासिक आय सम्मानजनक स्तर तक बढ़ेगी तो वे इन सभी खर्चों को बहुत बेहतर तरीके से, बिना किसी संकोच के संभाल पाएंगे। और इसका एक सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव भी है। उन्हें अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए, अपनी दवाइयों के लिए, अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। यह बात उनके आत्मसम्मान के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए किसी भी राशि से अधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक स्वतंत्रता और उससे मिलने वाली मानसिक शांति किसी भी व्यक्ति के लिए, विशेषकर एक वरिष्ठ नागरिक के लिए, एक खुशहाल और सम्मानित जीवन की असली बुनियाद होती है। यह फैसला उन्हें वही बुनियाद वापस लौटा रहा है। लेकिन रुकिए, इस पेंशन बढ़ोतरी का फायदा केवल व्यक्तिगत स्तर तक या उन लाखों परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका एक व्यापक, एक माइक्रो प्रभाव हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। जब देश के लाखों पेंशन धारकों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होगा, तो वे स्वाभाविक रूप से बाजार में अधिक खर्च करेंगे। वे बेहतर खाएंगे, बेहतर पहनेंगे और अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे। यह बढ़ा हुआ उपभोग, यह इंक्रीज्ड कंजम्पशन हमारे स्थानीय बाजारों के लिए एक टॉनिक का काम करेगा। छोटे व्यापारियों, गली मोहल्लों के दुकानदारों और सेवा देने वालों, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए यह अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा। जब बाजार में मांग बढ़ती है, जब डिमांड पैदा होती है, तो कारोबार फलता फूलता है। जब कारोबार फलता फूलता है तो रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। विशेषकर देश के उन छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में जहां सेवानिवृत्त लोगों की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है, वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई, अप्रत्याशित गति मिलेगी। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी किराना दुकान, एक मेडिकल स्टोर, कपड़े की दुकानें और अन्य छोटे छोटे स्थानीय व्यवसाय
इन सभी को इस फैसले से सीधा लाभ पहुंचने वाला है। यह एक ऐसा सकारात्मक आर्थिक चक्र बनाता है जहां समाज के एक वर्ग की आय में हुई बढ़ोतरी एक लहर की तरह पूरे समाज को और पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाती है। अर्थशास्त्री इसे बॉटम अप इकोनॉमी का सबसे अच्छा उदाहरण मानते हैं। अब यह समझना भी जरूरी है कि इस ऐतिहासिक निर्णय को प्रभावित करने वाले वे प्रमुख तत्व क्या थे। सरकार को यह फैसला लेने के लिए किन चीजों ने प्रेरित किया। जैसा कि हमने पहले बताया, यह एक सुविचारित कदम है। सबसे अहम और ज्वलंत मुद्दा है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई में लगातार और तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जब रोजमर्रा का सामान और सेवाएं महंगी होती जाती हैं तो आपकी स्थिर आय की वास्तविक कीमत घट जाती है। इसलिए बढ़ती महंगाई के अनुरूप पेंशन को समायोजित करना, उसे इंडेक्स करना अनिवार्य हो जाता है और सरकार ने इसी अनिवार्यता को स्वीकारा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और तकनीकी पहलू था ईपीएफओ की वित्तीय सेहत। यह सवाल बार बार उठाया जा रहा था कि क्या ईपीएफओ के पास इतना बड़ा भार उठाने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। उस विशेषज्ञ समिति ने इसी का गहन अध्ययन किया। यह सुनिश्चित किया गया कि इस संस्था के पास पर्याप्त कॉर्पस, पर्याप्त संसाधन होने चाहिए ताकि इस बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान आज भी और आने वाले कई दशकों तक निर्बाध रूप से बिना किसी रुकावट के किया जा सके। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ईपीएफओ का यह विशाल फंड वर्तमान में नौकरी कर रहे करोड़ों कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं एम्प्लॉयर्स द्वारा दिए जाने वाले मासिक अंशदान से भरा जाता है। साथ ही इस फंड को विभिन्न सुरक्षित योजनाओं में निवेश किया जाता है और उस निवेश से होने वाली आय भी इस कोष को मजबूत करती है। समिति ने पाया कि ईपीएफओ का वित्तीय प्रबंधन इतना सुदृढ़ है कि वह इस नई जिम्मेदारी को उठा सकता है। और तीसरा बड़ा कारक था हमारा बदलता जनसांख्यिकीय बदलाव यानी डेमोग्राफिक चेंज। आज भारत में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने के कारण लोगों की जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। अब लोग पहले की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि पेंशन भोगियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और वे अधिक समय तक पेंशन प्राप्त करते हैं। इस बदलती हुई सामाजिक सच्चाई को भी नीति निर्माण में शामिल करना आवश्यक था। तो इस ऐतिहासिक खबर के बाद अब उन सभी पेंशनधारकों के लिए आवश्यक कदम क्या हैं, उन्हें अब क्या करना चाहिए? हमारी सलाह है और सभी विशेषज्ञों की यही सलाह है कि सभी पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्ति आने वाले दिनों में आधिकारिक घोषणाओं पर बहुत बारीकी से ध्यान दें। किसी भी तरह की अफवाहों या व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर भरोसा न करें। केवल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट और अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय से ही संपर्क में रहें। यह नई दरें ठीक किस तारीख से लागू होंगी, इसकी गणना कैसे की जाएगी और आपके खाते में यह बढ़ी हुई राशि कब से आनी शुरू होगी, इसकी सटीक और अंतिम जानकारी केवल आधिकारिक सूचना या सर्कुलर से ही मिलेगी। हमारी टीम उस पर नज़र बनाए हुए है और जैसे ही वह सर्कुलर जारी होगा हम आप तक वह जानकारी भी पहुंचाएंगे। इस बीच एक जिम्मेदार पेंशनभोगी के तौर पर अपने पेंशन खाते और अपने पेंशन स्टेटमेंट की नियमित रूप से जांच करते रहें। अपने पासबुक को अपडेट रखें। अगर किसी भी पेंशनभोगी को अपनी पेंशन राशि में कोई विसंगति दिखे, कोई कमी नजर आए या उनके मन में इस नई गणना को लेकर कोई सवाल हो तो उन्हें तुरंत अपने संबंधित ईपीएफओ विभाग से संपर्क करना चाहिए। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना और सक्रिय रहना आज के समय में बहुत जरूरी है। समय पर सही जानकारी लेने से ही यह सुनिश्चित होता है कि आपको मिलने वाले सभी सरकारी लाभ बिना किसी कटौती के सही समय पर आप तक पहुंचें। अंत में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि वर्ष 2025 में ईपीएस 95 पेंशन में होने वाली यह ऐतिहासिक बढ़ोतरी एक अत्यंत स्वागत योग्य कदम है। यह लाखों चेहरों पर जो खुशी लाया है वह अमूल्य है। यह न केवल उन पेंशन भोगियों को तात्कालिक और बड़ी आर्थिक राहत देगा, बल्कि यह पूरे समाज में हमारे वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान के भाव को भी दर्शाता है और उसे मजबूत करता है। जिन लोगों ने अपनी पूरी जवानी, अपने जीवन का स्वर्ण काल इस देश के कारखानों, दफ्तरों और संस्थाओं के विकास में लगा दी, उनका यह मौलिक हक बनता है कि वे सम्मान के साथ बिना किसी आर्थिक तंगी के अपना बुढ़ापा जी सकें। सरकार का यह कदम सामाजिक सुरक्षा की दिशा में
एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संदेश है। यह हमें यह उम्मीद भी देता है कि आने वाले समय में वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए और भी ऐसे ही प्रगतिशील और संवेदनशील कदम उठाए जाते रहेंगे। कृपया ध्यान दें कि यह लेख और यह प्रस्तुति केवल सामान्य जानकारी और विश्लेषण के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसे किसी भी प्रकार की आधिकारिक वित्तीय, निवेश या कानूनी परामर्श के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पेंशन संबंधी किसी भी व्यक्तिगत निर्णय से पहले या अपनी पेंशन राशि के बारे में कोई कदम उठाने से पहले कृपया कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की आधिकारिक वेबसाइट देखें, आधिकारिक सर्कुलर को ध्यान से पढ़ें या किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। लेखक या यह चैनल किसी भी सूचना की पूर्ण शुद्धता या समयबद्धता के लिए उत्तरदायी नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल आप तक जानकारी पहुंचाना है। धन्यवाद।